गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इस दोनों पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके थे। जैसे हम लोग समझे थे कि मैटर क्या है, इसके बाद समझे कि मास क्या है, इसके बाद समझे वेट क्या है, इसके बाद समझे डेंसिटी क्या है, और इसके बाद फिर हम लोग डेंसिटी फॉर होमोजेनियस सब्सटेंस देखे, डेंसिटी हेट्रोजेनियस सब्सटेंस देखे, इसके बाद हम लोग मीन डेंसिटी देखे, मीन डेंसिटी और होमोजेनियस सब्सटेंस के डेंसिटी में और हेट्रोजेनियस सब्सटेंस के डेंसिटी में हम लोग अंतर को समझे। यदि डेंसिटी यूनिफॉर्म रहे तो हम लोग कहते थे कि होमोजेनियस डेंसिटी है, यदि डेंसिटी वेरिएबल रहे तब हम लोग कहते थे कि हेट्रोजेनियस का ये डेंसिटी है। हेट्रोजेनियस का डेंसिटी हमारा जो था वो इक्वल नहीं होता था हमारी मीन डेंसिटी एट ए पॉइंट के लिए, और होमोजेनियस का डेंसिटी हमारा इक्वल हो जाता था मीन डेंसिटी एट ए पॉइंट के लिए। और डेंसिटी एट ए पॉइंट भी पढ़े थे, जहाँ डेल एम बाय डेल वी वेयर लिमिट डेल्टा वी, यानी कि वो छोटा वाला वॉल्यूम टेंडिंग टू जीरो था, वेयर डेल्टा एम एंड डेल्टा बी बी द मास ऑफ द पॉइंट। किसी भी बॉडी का जो पॉइंट के लिए हम लिए थे, इस पॉइंट का डेंसिटी हम लोग डेल्टा बी दिए थे, जो मास डेल्टा एम था, और फिर हम लिखे थे डेल्टा एम बाय डेल्टा बी लिमिट डेल्टा बी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा बी टेंडिंग टू जीरो, ये पढ़े थे। इसके बाद डेंसिटी को डिनोट हम लोग किए थे रो से, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़े थे, समझ रहे होंगे, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़े थे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज भी किए थे मास इज इक्वल टू रो बी, समझ में आ रहा होगा। कैपिटल एम बी द मास एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और सबस्टेंस, देन इट्स सेड टू बी मीन डेंसिटी एट ए पॉइंट पी। तो मीन डेंसिटी हमारा जो था वो इक्वल हो गया था होमोजेनियस सब्सटेंस के एवरीवेयर के लिए, और मीन डेंसिटी हमारा इक्वल नहीं हो रहा था हेट्रोजेनियस सब्सटेंस के लिए। ये बातों को आप समझ चुके थे। इसके बाद हम बोले थे कि यदि डेंसिटी होमोजेनियस के लिए हो, तो होमोजेनियस के लिए जब होता है तो उसको यूनिफॉर्म डेंसिटी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी एवरीवेयर सेम होगा यदि होमोजेनियस है, और हेट्रोजेनियस है तो कहीं पतला कहीं गाढ़ा, बातों को समझ रहे होंगे, कहीं घनत्व अधिक कहीं घनत्व कम, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है वो, तो उसको वेरिएबल डेंसिटी के रूप में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सीखेंगे कि जो चैप्टर का नाम है डेंसिटी एंड डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल चैप्टर हमारा डेंसिटी था। चैप्टर देख लीजिए, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। आज हम लोग वेट निकालना सीखेंगे। वेट इन द टर्म ऑफ डेंसिटी, वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, समझ रहे हैं। दो चीज सीखेंगे आज, वेट इन द टर्म ऑफ डेंसिटी, वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम भी था जो आपको हम बताए थे, तो वो दोनों चीजों को सीखेंगे। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए उसके पहले हम लोगों को 2-3 टर्म पढ़ना होगा, तो वो सारा 2-3 टर्म साथ में पढ़ते जाएंगे और ये दोनों चीज निकालते जाएंगे। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से लिखते हैं और चीजों को समझते हैं। लिखिए, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए यहां से, लेट rho be the variable density of the homogeneous substance या
body. Then mass of the substance या body of volume V is given by m is equal to, समझिएगा, कोई एक बॉडी है या सबस्टांस है, बातों को तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सबस्टांस मतलब समझिएगा वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो कोई एक बॉडी है या सबस्टांस है, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी है, आयतन भी है, इसका मेटेरियल डेंसिटी है रो, एट ए पॉइंट कह देते हैं। यहां पे एक चीज जोड़ रहे हैं, देखिएगा, एट ए पॉइंट। इस पॉइंट पर इसका डेंसिटी जो है, सबस्टांस का डेंसिटी रो है और इसका मास m है, वॉल्यूम भी है। तो कहता है कि मास क्या होगा इसका, तो मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v रो डेल v, वेयर रो के बारे में तो लिख दिए हैं, रो बी द वेरिएबल डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस। इंटीग्रेशन का क्या होगा, वेयर the integration runs over all the volume। बातों को आप समझ रहे होंगे, over all the volume of the body of the homogeneous body। बातों को समझ जाएंगे। नोट में एक चीज यहां पे आप लिखिए, तो नोट में चीजों को क्या लिखना है वो समझिएगा। ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इस तरह के चीजों को हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि उस बॉडी को समेशनाइज करने सिखाए हैं वेक्टर पार्ट 1 में, यदि ये पार्टिकल m1 है, ये पार्टिकल m2 है, ये पार्टिकल m3 है, डॉट 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 बहुत सारा पार्टिकल है। इस बॉडी का जो मास होगा, कैपिटल M मास होगा, वो क्या होगा, समेशन I इज इक्वल टू 1 to infinity mi। सब पार्टिकल को जब अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे एक साथ, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इस बॉडी का मास तैयार हो जाएगा। ओवरऑल इसका मास m1 पार्टिकल का, इस पार्टिकल का मास m2, इस पार्टिकल का मास m3, डॉट 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 बहुत सारा पार्टिकल है। सारे पार्टिकल के यदि हम मास को जोड़ देंगे तो ये बड़े वाले के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, समझिए, ये भी एक बॉडी है। अब इस बॉडी में ये एक एरिया है, टुकड़ा, ये dm1 है, फिर ये एक टुकड़ा है, ये dm2 है। d मतलब छोटा सा एरिया, जैसे समझिए वो क्या है, ये इस तरह से वो पार्टिकल है, वो बॉडी है, बॉडी में इतना सा एक टुकड़ा काटे, ये टुकड़ा हो गया डेल्टा x और ये टुकड़ा हो गया डेल्टा y। इसका एरिया हो गया डेल्टा x इंटू डेल्टा y, इसको हम डेल्टा m कह देंगे, इतना इंटू इतना इक्वल टू मास। क्लियर है। तो वही ये हो गया dm1 dm2 डॉट 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 डॉट, इसी तरह से बहुत सारा मास है। तो इसको क्या करेंगे, इसका मास हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे डेल्टा mi। समझ गए होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसके मास को जब हम निकाले, इसके मास को निकाले तो m1 m2 m3 यूज किए और समेशन लगाए, और इसके मास को निकाले ना, इसका भी तो मास होगा कुछ, वो मास निकाले तो समेशन लगाए। तो समझिएगा, यदि पॉइंट वाइज पार्टिकल के तौर पर यदि किसी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी कि पार्टिकल के जुटने से, बहुत सारे पार्टिकल के एक जगह जुटने से, जमा होने से यदि कोई बॉडी तैयार हो रहा हो, कोई बॉडी बन रहा हो, कंट्रीब्यूट हो रहा हो,
तो वहां पे मैथमेटिकली हम लोग यूज करते हैं समीशन। और यदि कोई बॉडी किसी पार्ट के कोई टुकड़े से कट कट करके बन के तैयार होता हो तो वहां यूज करते हैं हम लोग समेशन। इस दोनों का मीनिंग भी तो एक होता है। रीमान इंटीग्रेशन ग्रुप ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेपर 5th में जब पढ़ाएंगे तो वहां सिखाएंगे कि ये चीज कैसे समेशन हमारा इंटीग्रेशन में चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो। तो उसी तरह से जैसे समझिए कि कोई बिस्किट है, किटकट बिस्किट, शायद लंबा ही होता होगा, उसको आप तोड़ दीजिए, तोड़ के 4 टुकड़े में बांट दीजिए। आप कहेंगे कि हमको पूरा एरिया चाहिए, तो टुकड़े को ला करके एक जगह जमा कर देंगे, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है। अब ये समझिए कि कोई गोल टाइप का, समझ रहे, सर्कल टाइप का मैग्नेट ले लीजिए, गोल मैग्नेट, और वो गोल मैग्नेट को एक जगह अटैच कर दीजिए और फिर एक बड़ा गोल बना दीजिए बॉल की तरह। तो जैसे गुल्ली, घर में खेलते हैं गुल्ली, तो वो बहुत सारे गुल्ली में अट्रैक्शन फोर्स से लोडेड कर दीजिए, उसको लोहे का बना दीजिए और उस पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर दीजिए। अब सारे को एक जगह लाके जब जमा करेंगे वो छोटा छोटा सा, तो वो फिर एक में सब जगह आके एक जगह एक बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। तो वो जो होगा वो समेशन के तौर पे होगा, जबकि किटकट बिस्किट वाला जो आपको एग्जांपल दिए वो इंटीग्रेशन वाला होगा। सारे टुकड़े को ला करके एक जगह जमा करेंगे, जैसे बिस्किट तोड़ दिए और फिर ला के एक जगह जमा किए तो इंटीग्रेशन यूज हुआ, और यदि पॉइंट वाइज किए तो समेशन यूज हुआ। यूज किए, समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेशन लिखे हैं एट ए पॉइंट लिखे हैं, तो एट ए पॉइंट का मतलब यही हुआ छोटा सा, जैसे ये पॉइंट हुआ ऐसे ही हो गया। ऐसा नहीं कहिएगा एट ए पॉइंट कहे तो ये यूज करना चाहिए, वैसा जरूरी नहीं है। ये मेन जगह पे, ये खास करके आप लोग जब IIT का तैयारी किए होंगे JEM का, तो फिर उस समय ज्यादा यूज हुआ होगा, लेकिन ये चीज ही हम लोग यूज किए, तो ये समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बात एकदम दिमाग में फिट रखिएगा, समझ गए होंगे ये चीज। ये दोनों बात दिमाग में एकदम फिट रखिएगा। चलिए, ये चीज का हम प्रयोग करेंगे। ये चीज भूल गए क्या? समझ में आ गया होगा। m मास है, वो वॉल्यूम उस बॉडी का b है, एट ए पॉइंट निकालना है, रो उसका वेरिएबल डेंसिटी है, इंटीग्रेशन v डेल्टा ये रो डेल v dv, वेयर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो वेयर द इंटीग्रेशन रन्स चलता है ओवर द वॉल्यूम ऑफ द होमोजेनियस बॉडी, होल बॉडी पूरे बॉडी पर जाएगा, ये इंटीग्रेशन पूरे पे घूमेगा। क्लियर है? ये इस तरह का पेपर 6 में भी कुछ थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहां रंस से रिलेटेड चीज दिखाएंगे। चलिए आइए, अब ये समझ गए हम क्या चीज निकाले हैं, वो भी चीज लिख लेते हैं, इसका हम प्रयोग भी करेंगे तुरंत। अभी आपके सामने एक चीज यूज करेंगे हम, m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v रो डेल v। अच्छा, एक चीज बताए थे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम बताए थे, तो m बाय v। यदि m निकालना चाहेंगे तो रो v। क्लियर है? चलिए, हम लोग अब वेट निकालेंगे। वेट in the term of डेंसिटी। हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, डेंसिटी से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक है वेट इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। अब इसमें भी दो प्रकार का होगा, पहला एक होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजेनियस। तो फर्स्ट लिख देते हैं फॉर होमोजीनियस सबस्टांस या बॉडी। दूसरा इसका ये भी नाम लिख सकते हैं कि फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए। होमोजीनियस का कैसा होता है? यूनिफॉर्म डेंसिटी होता है, फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी of the substance
टर्म्स। फर्स्ट हम लोग इसी पे पढ़ेंगे, वेट निकालेंगे इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। तो पहला उसका टॉपिक आएगा ये, लेट W be the weight of the homogeneous substance या body, and let rho be the density of the substance of volume V, that W is equal to rho V G, वेयर G तो जानते ही है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, विच इज इक्वल टू, बताइए रो भी को आप क्या लिख सकते हैं, रो इंटू भी को क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए मास लिख सकते हैं, तो ये हो गया मास इंटू जी। क्लियर है? तो यहां आपके पास दो चीज निकल गया, वेट निकला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और उस किस कंडीशन में, होमोजीनियस के कंडीशन में, या दूसरे शब्दों में यूनिफॉर्म डेंसिटी के कंडीशन में। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा लिखते हैं, फॉर होमोजीनियस होता है तो अब हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सबस्टेंस या बॉडी, इसको ये भी कह सकते हैं, फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी था, इसमें वेरिएबल डेंसिटी, for variable density of the substance, वेरिएबल डेंसिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये जो चीज निकला इसको आप लिख दें, यहां पर क्या निकला, W इज इक्वल टू रो वी जी, W इज इक्वल टू रो वी के जगह पर हम लोग M यूज किए अभी तुरंत इस जगह से mg, ये दोनों चीज का यूज करेंगे। आइए let W be the weight of the heterogeneous substance या body, and rho be the density of the heterogeneous, या इसका दूसरा नाम heterogeneous substance, या इसको लिख सकते हैं that is rho be the variable density
ऑफ द सबस्टेंस। बात दोनों बराबर है, दोनों में से कोई भी याद रखिएगा। सबस्टेंस ऑफ, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, दैट इज को, दोनों में से कोई बात याद रखिएगा, ऑफ वॉल्यूम V, then weight is equal to S into V, sorry ये तो नहीं, mg इज इक्वल टू, समझिएगा बात को, W यहाँ क्या है, वेट है, किस टर्म में भाई, डेंसिटी के टर्म में, और इसके बाद इसका रो क्या है, तो रो इसका डेंसिटी है। तो इसको आप पहले वाले की तरफ से लिखिए कि रो इंटू भी, भी वॉल्यूम है, रो इसका डेंसिटी है और जी ये है। इन चीजों को हम लिख सकते हैं W M G, और इन चीजों को लिख सकते हैं इस M के जगह पर V रो dV, क्योंकि ये कौन से टर्म के लिए हम यूज कर रहे हैं, हेड्रोजीनियस के लिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए, वेरिएबल डेंसिटी के लिए, वेरिएबल डेंसिटी, हाँ ठीक है, वेरिएबल डेंसिटी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वेरिएबल डेंसिटी के लिए देखिए यहाँ निकाल के रखे हैं, m इज इक्वल टू रो डी भी। क्लियर बात समझ में आ गया होगा। तो ये चीज, ये किसके लिए निकला, वेरिएबल डेंसिटी के लिए निकला। समझ में आएगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, थ्योरम, वहां सारा यूज होगा। और नोट में ये पूरा डिटेल लिखा देते हैं, रिमार्क भी लिखा देंगे, चिंता मत कीजिएगा। W इज इक्वल टू क्या निकला, dB। इतने से बात को अभी हम लोग रख रहे हैं, इतने से बात आपको काम आएगा। ये सारा कैसे निकलता है वो बताए। तो हम लोग क्या पढ़े इसमें भाई कि वेट इन द टर्म ऑफ, हम लोग क्या पढ़े अभी, वेट, किसी भी बॉडी का वेट किस टर्म में, डेंसिटी के टर्म में। डेंसिटी के टर्म में जब पढ़े तो दो प्रकार का हुआ, पहला एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। दूसरी भाषा में होमोजीनियस को यूनिफॉर्म डेंसिटी के तौर पे देखेंगे, हेट्रोजीनियस को वेरिएबल डेंसिटी के तौर पे देखेंगे। यूनिफॉर्म डेंसिटी के तौर पे जब लिए तो m क्या आया, mg आया, g तो जानते हैं 9.8, तो वो जो वेट आया mg आया। और इसे भी हम लोग जानते थे, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स g, mg। इसके बाद ये कैसे आया था, तो m के जगह पर मास के बारे में तो जानते हैं, ये मास के बारे में क्या जानते हैं, रो इंटू वॉल्यूम और g, ये तो आप पहले से भी जानते थे। m इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लिए, और इसके बाद w इज इक्वल टू mg। m का वैल्यू वो तो हो गया होमोजीनियस के लिए प्लेन, यदि होमोजीनियस नहीं हो तो एट ए पॉइंट पहले निकाल लिए थे m का वैल्यू, इंटीग्रेशन v डेल रो dv निकाले थे ना, उसी चीज को यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। तो ये दो चीज माइंड में रखिएगा, फिर रिमार्क में भी लिखाएंगे तो याद होगा। अब चलिए हम लोग अब जा रहे हैं वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, या रिलेटिव वेट, जो बता रहे थे आपको, रिलेटिव वेट के टर्म में, या स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में, या रिलेटिव वेट के टर्म में, या स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में। तो जब ये, तो इस पे हम जब निकालेंगे तो वहां स्पेसिफिक ग्रेविटी का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना जरूरी होगा, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो आइए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है वो समझते हैं। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो है यूनिट पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, किसका किसका भाई, तो गिवन का और कोई स्टैंडर्ड का। कल भी हम बताए थे कि वाटर जो है हम स्टैंडर्ड के फॉर्म में यूज करते हैं। 1 ग्राम वाटर इज इक्वल टू, डेंसिटी के बारे में हम बताए थे, वाटर का डेंसिटी के बारे में कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हैं, हमें आ रहा है बात। तो वो चीज वहां लिखाए थे, तो उसी का प्रयोग करेंगे, लिखते जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, समझिएगा। तो हम लोग को अब क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना है। तो हमारा टॉपिक आपके मन में क्या होगा पढ़ने का कि वेट
in the term of specific gravity. Specific gravity. अभी ये टॉपिक नहीं उठाइएगा, अभी ये टॉपिक को ब्लॉक करके रखिए, ठीक है। ये टॉपिक अभी नहीं लिखिएगा, टॉपिक आपको लिखना क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव वेट, इसका दूसरा नाम या रिलेटिव डेंसिटी, इसका दूसरा नाम रिलेटिव डेंसिटी भी है। रिलेटिव डेंसिटी, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्पेसिफिक gravity of the homogeneous substance या body is the ratio of वो अनुपात होता है रेशियो ऑफ द, मेथड को मान लेते हैं, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम and weight, and the unit per weight per unit volume of a given substance and the weight per unit volume of a standard substance. कोई दिक्कत? It is denoted by S. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय S। तो हम S बराबर क्या लिखेंगे, देखिएगा, दैट इज, अब लिखते हैं, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, जो इतना बात लिखे वो समझ में आ जाएगा। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन सबस्टेंस and ratio of weight per unit volume of standard substance। देखिए, हम ऊपर में लिखे हैं यूनिट पर वॉल्यूम, क्या लिखे हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम सबस्टेंस, गिवन सबस्टेंस, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होगा, उसका वेट निकाल लेना है पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेना है, और कोई एक स्टैंडर्ड सबस्टेंस को से उसको डिवाइड कर देना है। स्टैंडर्ड सबस्टेंस बता देते हैं, वाटर लेते हैं, और या गैस के टर्म में जब जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर है? तो वही चीज को हम लिखे हैं कि एस वेट पर यूनिट
weight per unit volume of the given substance, weight per unit volume of the standard substance। क्लियर हो गया? इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, वो भी लिख देते हैं। ये पूरा थ्योरी आप समझे रहेंगे तो आगे जो थ्योरम पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा। बात समझिएगा। लेट एस बी, यहां तक लिखने के बाद फिर लिखिएगा लेट एस बी द specific gravity of the substance and rho zero be the density of the given substance and standard substance। Then S is equal to specific gravity is equal to 1 into rho z, 1 into rho 0 z is equal to rho upon rho zero। समझ में आ गया होगा? यूनिट क्या कहते हैं? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अभी देखिए यहाँ पे लिखे हुए थे W इज इक्वल टू रो वी जी, देखिए यहाँ लिखे हैं। क्लियर है? अब इसमें इसको क्या कर देना है? यूनिट कर देना है। यूनिट वेट पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा होगा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसी के लिए हम लोग क्या यूज किए? 1 यूज किए। तो हम इधर लिख दें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ना। 1 यूज किए, रो 1। यहाँ पे देखिए रो, अभी पढ़े रो वी जी। क्लियर है? यहाँ जो यूनिट वॉल्यूम लेना है, क्या लेना है? दोनों में यूनिट वॉल्यूम लेना है। रो जीरो, ये स्पेसिफिक, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस, वाटर या ऑक्सीजन। तो ये जी अपॉन जी जीरो, रो अपॉन रो जीरो, और जी तो कैंसिल हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में सेम आ गया। तो क्लियर समझ में आ गया होगा? एक नया चीज हम लोग और निकाल के रख लिए भाई। क्या निकाल के रख लिए? कि S इज इक्वल टू ये डेंसिटी अपॉन ये चीज। अच्छा, इस चीजों को आप क्या लिख सकते हैं? और देखिए तो इन चीजों को क्या लिख सकते हैं? दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में क्या लिख सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में क्या लिख सकते हैं? इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ गिवन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ गिवन substance and the density of standard substance। दिए हुए सबस्टेंस का एंड स्टैंडर्ड सबस्टेंस का। चलिए, बहुत सारा चीज इसमें भी पढ़े। अभी सिर्फ डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ही चल रहा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम गिवन सब्सटेंस और वेट पर यूनिट वॉल्यूम स्टैंडर्ड सब्सटेंस। इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? उस दिए हुए सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, जब हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम था तो एक चीज पढ़े थे कि वेट W इज इक्वल टू रो वी जी।
जहाँ पे भी वॉल्यूम था, यहाँ वॉल्यूम पर यूनिट चल रहा था, v की जगह हम लोग क्या रख दिए, 1 रख दिए। तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारा निकला किसी बॉडी का, क्या निकला कि जिस बॉडी का निकालना है उस बॉडी का डेंसिटी और डिवाइड कर देंगे उसको किससे, स्टैंडर्ड सबस्टेंस के डेंसिटी से। क्लियर है? तो रो बाय रो नॉट निकला, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ गिवन सबस्टेंस एंड रो जीरो इज द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सबस्टेंस। क्लियर? ये भी बात समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना था, वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसी का दूसरा नाम रिलेटिव वेट या रिलेटिव डेंसिटी। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। स्थिर से आराम से लिखिएगा, घबराइएगा मत। हम लोग W इज इक्वल टू एस इंटू वी डब्ल्यू लिखेंगे। क्लियर है? समझिएगा, W इज इक्वल टू हम लोग तो प्लेन निकाले, रो भी जे, रो भी जी, जी ग्रेविटी समझ रहे हैं 9.8, भी उसका वॉल्यूम और रो उसका डेंसिटी। तो ये किस चीज के लिए, होमोजीनियस के लिए। अच्छा, रो भी के जगह पर हम लोग एम यूज किए, क्योंकि रो इज इक्वल टू एम बाय भी, तो वो समझ गए होंगे कि रो भी इज इक्वल टू एम यूज किए। यानी कि आप देखिए यहाँ दूसरा चीज W इज इक्वल टू एम जी यूज किए, जहां m मास है। होमोजीनियस के लिए m के बारे में हम लोग भी एक चीज निकाल चुके थे, इंटीग्रेशन ऑफ v रो डेल v। इसका मतलब ये चीज क्या नोटेट करता था कि इंटीग्रेशन रन्स द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वेयर ये बॉडी कैसा होगा भाई, या सब्सटेंस कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। इसके बाद हम लोग आए हेट्रोजीनियस पे। हेट्रोजीनियस पे हम लोग कैसा यूज किए थे कि वहां पर W इज इक्वल टू एम बी एट ए पॉइंट के लिए चला था। हाँ, ये इंटीग्रेशन वाला जो यूज किए ये हेट्रोजीनियस पे यूज किए, और ये वाला जो यूज किए ये होमोजीनियस पे यूज किए, ये होमोजीनियस पे और ये हेट्रोजीनियस पे। क्लियर हो गया? अब हम लोग जो आ रहे हैं वो वेट निकाल रहे हैं इन द सेंस, इसमें देखिए रो होगा सब, यहाँ रो है, देखिए यहाँ भी रो है, तो ये डेंसिटी के फॉर्म में होगा। अब हमको निकालना है वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होना चाहिए भाई, एस होना चाहिए। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी का बहुत लंबा चौड़ा चला, रिमार्क लिखाएंगे सब चीज समझ में आएगा और अच्छे ढंग से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी रखेंगे, वॉल्यूम के बिना तो कोई काम होगा नहीं, आयतन तो रखना ही पड़ेगा वेट है तो, और उसके साथ एक स्मॉल w रख रहे हैं जो कि वेट है ये, और ये वेट जो है स्टैंडर्ड सबस्टेंस है। अब आपके मन में आ रहा होगा स्टैंडर्ड सबस्टेंस अभी तुरंत बोले थे, तो तुरंत अभी हम जैसे एस स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले थे, स्पेसिफिक डेंसिटी हम निकाले, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम निकाले थे तो वहां पे हम एक स्टैंडर्ड सबस्टेंस को डिवाइड किए थे। क्लियर है? यूनिट पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वही वाला वेट W आके यहाँ लगा है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये स्टैंडर्ड सबस्टेंस का है। बस इन चीजों को लिख देंगे और फिर इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आइए, थोड़ा सा लग रहा है कि किस पॉइंट से उठाएं, धीरे धीरे समझ में आएगा। आइए, अब मेरा मेन टॉपिक फिर आया। मेन टॉपिक क्या आया कि वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए इसमें, इसके पहले वेट इन द टर्म ऑफ डेंसिटी जब था तो उसमें हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पे दो टर्म हम लोगों के पास आया था, पहला होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। उसका कारण क्या था भाई, क्योंकि डेंसिटी हमारा दोनों में अलग अलग होता था। रो जानते हैं, रो दोनों में डेंसिटी अलग अलग होता था। तो वो यूनिफॉर्म के लिए होमोजीनियस और वेरिएबल के लिए हेट्रोजीनियस। तो वो वैसा हुआ था। यहाँ रो एब्सेंट है, मतलब यहाँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का चर्चा नहीं होगा, यहाँ एक बार में निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट W be the weight of the
भी, and S be the specific gravity. Specific gravity. And also let small w be the weight of a standard substance. स्टैंडर्ड सबस्टांस का वो वेट हुआ। देन लिखते हैं, देन तब, देन weight W is equal to specific gravity into WS, sorry VW। ये तुरंत लिखे थे वहां पे, क्लियर है? ये भी समझ लेंगे, ये थोड़ा छोटा है। तो वेट जो है वो आपका डिपेंड करेगा उसके वेट पर, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट जो वो वॉल्यूम पर, एंड वेट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि वेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम of the substance multiply by weight of the specific gravity। क्लियर है? तो ये बात भी समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग एक एक करके रिमार्क लिख लेते हैं, जो जो बात आपको याद रखने हैं वो चीज लिखते हैं, और इसके बाद का फिर मुझे पढ़ते जाएंगे आगे। Specific gravity is equal to weight per unit volume of the given substance upon weight per unit volume of standard substance। ये स्टैंडर्ड सबस्टेंस के लिए हो गया। दैट इज F इज इक्वल टू वेट इन द टर्म ऑफ, यानी कि रो इंटू 1 इंटू जी, रो 0 स्पेसिफिक के लिए 1 इंटू जी। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको याद यही रखना है, उधर पूरा पढ़ना है और याद यहां से रखना है, ठीक है? वेयर, ये भी क्लियर कर देते हैं, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ specific density of the given substance, density of given substance, बॉडी भी यूज कर सकते हैं, एंड रो 0
be the density of standard substance। क्लियर हो गया डेंसिटी के बारे में। अच्छा, दूसरी बात जो फर्स्ट में लिखे थे, शुरू वहीं से करना चाहिए था, कोई बात नहीं है। हम लोग लिखे थे m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v रो dv। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, तो मास, जहां पे m क्या था, मास ऑफ द सबस्टांस था, रो क्या था भाई, डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी मास ऑफ द सबस्टांस। ये यहां पे लिख देते हैं, कैसा सबस्टांस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सबस्टांस एट पॉइंट, नाम भी दे देते हैं यहां पर P। यहां पे रो के बारे में दे देते हैं डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस एट पॉइंट P। V क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ द सबस्टांस, तो वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस। अच्छा, ये क्या है, द इंटीग्रेशन runs over all bodies, यानी कि पूरे बॉडीज पर इंटीग्रेशन चलेगा। ये भी हो गया, ये दोनों सहायक ऑक्सिलरी था, दोनों यूज कर लिए। अब वेट के बारे में लिख लेते हैं, दोनों के वेट के बारे में, वेट इन द टर्म ऑफ रिमार्क, यही बात याद रखना है, भूलिएगा मत। तीसरा, वेट इन द टर्म्स ऑफ, वेट जो है किस टर्म में लेंगे, इन द टर्म ऑफ डेंसिटी। इसमें हम पहला लिए थे, क्या लिए थे जी, कि फॉर होमोजीनियस सबस्टांस, या इसको दूसरी भाषा में क्या बोले थे, फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए। इसका वेट कहाँ कैसे निकाले थे, W इज इक्वल टू वी रो वी जी, वी यूनिट रखे थे। और इसी चीजों को हम लोग क्या लिखे थे, M लिखे थे और ये G लिखे थे। तो ये पूरी तरह से यूज हो गया। दूसरा हम लोग क्या लिए थे, फॉर हेट्रोजीनियस, वो फॉर हेट्रोजीनियस सबस्टेंस, या इसको दूसरी भाषा में क्या कहे थे, फॉर कैसा, वेरिएबल डेंसिटी के लिए, वेरिएबल डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस, फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, और करके लिख देते हैं, फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस ऑफ द सबस्टेंस,
और फॉर वेरिएबल डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस, इसके लिए हम लोग क्या यूज किए थे, W इज इक्वल टू mg, और इस m को हम लोग रिप्लेस क्या चीज से किए थे, ये क्या चीज में हुआ था, v रो डेल dv, ये रो है e नहीं है, ये बात समझ गए होंगे। इसके लिए ये यूज करेंगे और इसके लिए ये पूरा यूज करेंगे, क्लियर है। इसके बाद हम लोग वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी लिखे थे, वो भी लिख लेते हैं। जहाँ पे ये m क्या है, रो क्या है, v क्या है, वेट क्या है, ये तो क्लियर वहां दिखाई दिए हैं। अब 4 लिख लेते हैं, वेट इन द टर्म ऑफ वेरिएबल डेंसिटी, वेट इन द टर्म ऑफ वेरिएबल डेंसिटी। 4 नंबर, वेट इन द टर्म ऑफ weight in the term of specific gravity या रिलेटिव डेंसिटी, इसका दूसरा नाम रिलेटिव डेंसिटी, यही लिख रहे हैं, या इसका दूसरा नाम रिलेटिव डेंसिटी, क्लियर है। तो इसमें जो वेट निकाले W इज इक्वल टू क्या निकाले थे, S इंटू V इंटू स्मॉल w, इसके बारे में तो डिटेल कर दिए। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वेयर S इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, V is the volume of the substance and W is the weight of the standard substance। क्लियर हो गया। पांचवा देखिए, कुछ रिलेशन तैयार हो सकता है, आइए रिलेशन तैयार करते हैं। W इज इक्वल टू एस वी डब्ल्यू, पहला निकला भी, दूसरा W इज इक्वल टू क्या निकला था, तो क्या निकला था देखिए, रो भी जी निकला था। तीसरा क्या निकला था, W इज इक्वल टू एम जी निकला था। चौथा ये m के जगह क्या यूज किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ v रो डेल v निकला था। अब देखिए ये दोनों, आप देखिए तो ये दोनों कंपैरिजन करते हैं। ये चीज जो हमारा था वो किसके लिए था, वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिखते हैं इसको, रिलेशन बिटवीन वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए वेट इन द टर्म, क्यों लिखेंगे तो जान ही रहे हैं, वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज कीजिएगा। अभी तुरंत निकाल के बताए ही हैं, वेट इन द टर्म ऑफ होमोजेनियस के वो टर्म ऑफ डेंसिटी, देखिए तो इंप्लाइज दैट एस स्पेसिफिक ग्रेविटी v w इज इक्वल टू रो v g, ये भी कट गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी of weight of the substance, standard substance is equal to density of the substance and gravitational force, क्लियर है। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, 1 2 3 4 5, ये लास्ट वाला याद रखिएगा। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक में क्या क्या पढ़े फिर से एक बार देख लीजिए कि हम लोग आज सबसे मेन 2 टॉपिक पढ़े, वेट इन द टर्म ऑफ डेंसिटी, वेट इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि वेट निकालने सीखे डेंसिटी के टर्म में, वेट निकालने सीखे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में। अब हमारा मिक्सचर के तौर पे काम होगा और उसके आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग नोटबुक बहुत अच्छे ढंग से बना रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ भी रहे हैं। चीजों को हम ज्यादा इसलिए लिखा रहे हैं कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना कम भूलेंगे, और सिर्फ रिमार्क लिखा देते ये तो आप भूल जाते हैं। एग्जाम में
वो आपका जो तैयारी होगा वहाँ कुछ ना कुछ छूट जाएगा और मार्क्स आपका कम ही हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो और आप अच्छे ढंग से एग्जाम में लिख सकें, चीज़ों को भूलें, कम से कम भूलें। भूलते तो लोग हैं ही इस चैप्टर में, लोग लैंग्वेज बहुत सारा स्किप कर जाते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल लिख देते हैं और लैंग्वेज स्किप कर जाते हैं याद नहीं रहने के कारण, जो कि बहुत इजी है। वो जनरल अपनी भाषा में है। देखिए आप सब कुछ अपनी भाषा में लिखे, जितना भी चीज़ लिखे अपनी भाषा में लिखे, सब अपना लैंग्वेज है। ऐसा आप नहीं है कि बुक से आप याद करके और लिख सकते हैं, ऐसा कैपेसिटी नहीं है। यदि वैसा है तो बहुत सारी किताबें हैं, एस चंद की बुक है, आर रहमान की है, तो कोई भी बुक लेकर के आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद होने वाले नहीं है। अपने लैंग्वेज में हम लिखाने की कोशिश की और सारा अपने लैंग्वेज में लिखे हैं। याद भी आपको आसानी से रहेगा, आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे गलती नहीं कर दीजिएगा लैंग्वेज चेंज करने में। तो इसलिए यदि लैंग्वेज चेंज करते हैं तो एक बार हमसे चेक करा लें, बाकी लैंग्वेज चेंज करके हम अच्छे ढंग से लिखाए हैं। बुक का लैंग्वेज देते तो आपको याद रहता भी नहीं, संभव ही नहीं है याद रख पाना। और बुकों को यदि मौका लगे तो जरूर पढ़िए, एस चंद की किताब है और आर आर रहमान की बुक है, और बहुत सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। और ठीक है, अगले दिन हम लोग थ्योरम पे आएंगे और थ्योरम में आज जितना टर्म आज तक यूज किए हैं इसी सारे टर्म को हम लोग अगले दिन भी यूज करेंगे। तो याद रहे अगले दिन हम लोग थ्योरम से आएंगे और पहले का जितना चीज पिछले लेक्चर का था और आज का सारा एक कॉन्सेप्ट बना के दिमाग में सेट रखिएगा, तब याद रहेगा, नहीं तो बस सिर्फ कॉपी में लिखिएगा ही तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, साथ में पढ़ते चलिएगा तो फायदा होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम लोग मिलते हैं नए थ्योरम के साथ। टॉपिक तो हमारा जो था वो दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस कर ही चुके। बहुत बहुत धन्यवाद।